अच्छा भाई, यहाँ से हमारा CSS का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा इंट्रोडक्शन का है वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया है। इसको थोड़ा सा मैं क्विक बताऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो ये बता रहे हैं, अगर आपको किसी भी HTML के एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है तो आप उसका नाम लिखें। सही है, ये HTML के एलिमेंट का नाम है ना, P। इसी तरह H1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, H2, H6, कुछ भी हो सकता है। कोई भी एलिमेंट का यहाँ पे नाम हो सकता है, कोई एंकर टैग भी हो सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आप किसी HTML के एलिमेंट को स्टाइल करना चाह रहे हैं, उसका आप नाम लिखेंगे। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करें और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। और उसके दरमियान आप जो कुछ भी लिखेंगे वो वाला स्टाइल मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। सही है, ये चीज़ समझ में आ रही है। HTML के एलिमेंट का नाम, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके दरमियान आप जो कुछ भी लिखेंगे वो स्टाइल मैं इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। सही है, अभी ये क्या लिखा हुआ है इसको बाद में समझेंगे। अभी हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि HTML का एलिमेंट है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। इसके दरमियान में जितना कुछ भी लिखूंगा वो इस P के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर ये दूसरा तरीका बता रहे हैं। इस पे आने से पहले सबसे पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं। जल्दी से यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लूँ। अच्छा भाई, ये वही पुराना तरीका है, जस्ट मैंने फ़ोल्डर बनाया है और इस फोल्डर को मैं ओपन कर रहा हूँ VS कोड के ऊपर। सही है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, index.html की एक फ़ाइल बनाते हैं। सही है। अच्छा भाई, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बॉयलर टेम्पलेट चाहिए HTML का, तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं ना। अब यहाँ पे बुक पे उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप एक पैराग्राफ बनाएं या एंकर टैग या कोई सा भी एलिमेंट बना लें। जल्दी से यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ बनाया और इसके अंदर मैंने 4 वर्ड्स उठाकर रख दिए। ये कह रहा है अगर इस पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है तो आप क्या लिखें, आप लिखें पैराग्राफ का नाम, कर्ली ब्रैकेट और दोबारा से कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और उसके दरमियान जो भी स्टाइल अप्लाई करना है वो लिख दें। अब मसला ये है, ये वाला काम मैं करूँगा, है ना, ये मसला है। लेकिन इसके बारे में आपको सर इब्राहिम ने बताया था, हमारे पास 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं। याद है आप लोगों को? कौन कौन सा 3 तरीका है? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले अगर मुझे इसके ऊपर इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो इसी एलिमेंट के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा स्टाइल का। सही है। स्टाइल का एट्रीब्यूट अगर मैंने लगा दिया और मैं P के अंदर ही हूँ, अब मुझे इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ना कि P के ऊपर स्टाइल कराओ। अगर मैं इसी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ तो मुझे अब ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस एलिमेंट पे स्टाइल करना है। सही है। अभी मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज हो जाए। टेक्स्ट कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कलर की, कलर कॉलन, उसके बाद हम उसकी कोई भी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले मैं इसको चलाऊं कि कलर अप्लाई हुआ भी है या नहीं। अच्छा भाई, इस टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अभी इस पार्ट को मैं कर देता हूँ कमेंट और नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से एक पैराग्राफ बना लेते हैं, लॉरेम 5। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो अभी हमने स्टाइल अप्लाई किया है इसका नाम है इनलाइन। क्या नाम है इसका? इनलाइन। अब जो दूसरा तरीका है वो है इंटरनल का। इंटरनल क्या कहता है कि आप अपने हेड में, इसीलिए स्टाइल के लिए भी एट्रीब्यूट है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट मैं कलर कॉलन रेड इस तरह से लिख दूंगा ना तो इस स्टाइल को पता नहीं होगा कि रेड कलर करना किसे है। सही है। तो यहाँ पे अब जो बुक वालों ने तरीका बताया था वही हमें फॉलो करना है। सबसे पहले आपने बताना है कि कलर अप्लाई किस पे करो। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ P। सही है। P क्या है? एलिमेंट का नाम है। अच्छा, P मैंने लगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज,
इसके दरमियान मैं जो कुछ भी लिखूंगा ये पूरा का पूरा पी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ कलर कॉलन येलो। सही है। अच्छा, इसको मैंने कमेंट किया हुआ है तो लाजमी सी बात है ये वाला पार्ट ब्राउज़र के ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट आ रहा है जिसका कलर येलो है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास दो तरीके हो गए, इसका नाम था इंटरनल, इसका नाम था इनलाइन। तीसरा कौन सा तरीका था? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल CSS क्या कहता है? आप एक नई फाइल बनाएंगे CSS की और उस फाइल को इसके साथ लिंक कर देंगे। जल्दी से यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। HTML की फाइल मैंने कैसे क्रिएट की थी? न्यू फाइल करके। CSS की फाइल भी हम न्यू फाइल करके क्रिएट करेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आप इंडेक्स की जगह नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशनल फॉलो होती है कि इसका नाम स्टाइल होना चाहिए या स्टाइल्स होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ styles.css की। सही है। अच्छा, .css मैंने इसका एक्सटेंशन दिया है। हम HTML की फ़ाइल बनाते हैं तो .html लिखते हैं, CSS की फ़ाइल बनाते हैं तो .css लिखते हैं। अच्छा, अब ये वाला पूरा पार्ट मैं उठा के यहाँ रख सकता हूँ, कोई मसला? उसी को मैंने कट और पेस्ट कर दिया। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा से लिख देते हैं। P को स्टाइल अप्लाई करो। ठीक है। मल्टीपल स्टाइल है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने। यहाँ पे सिंपल मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, एक्वा कर देते हैं। ठीक है। कलर इसका एक्वा हो गया। अच्छा, यहाँ पे इस स्टाइल की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भाई, ठीक है। ये जो स्टाइल की आप एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, स्टाइल की अगर आपने एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है तो ज़रूरी है उसको HTML के साथ आप लिंक करवाएं। ठीक है। अच्छा, लिंक वाला जो काम है वो वेबसाइट से, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन हमेशा कहाँ जाती है? बॉडी पे, हेड में। तो हेड पे मैं एक लिंक लगा दूंगा। सही। यहाँ पे इसका पाथ देते हैं। ये इसके सिबलिंग में मौजूद है या इसका पेरेंट है? ये सिबलिंग है ना, तो ./ करके मैं लगा सकता हूँ। ठीक है। तो अभी ये वाला काम हमारे पास चल जाएगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक एडिशनल चीज़ बताई हुई है, इसका जो रिलेशन है वो स्टाइल शीट का है। अगर मैं ये वाला काम नहीं बताऊँ तो ये वाला काम मेरे पास नहीं चलेगा, ये बताना ज़रूरी है। अच्छा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने इसको खुद ही नहीं लिखा है, VS कोड ने लिख कर दिया था ये। सही है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये वाली चीज़ ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं लगाया या कभी VS कोड ने गलती से नहीं लगा कर दिया तो आपकी चीज़ें लोड नहीं होंगी। अच्छा भाई, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर आपने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह आप कलर चेंज कर रहे हैं ना, इसी तरह आप फ़ॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली पता है क्या है? आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर भी अक्सर फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड करके चेंज किया होगा ना, इसी तरह से वेबसाइट के ऊपर भी आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करके भी चेंज कर सकते हैं और कुछ फ़ॉन्ट्स आपके पास कंप्यूटर पे ऑलरेडी डाउनलोडेड होते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं कलर के साथ साथ इसको बताता हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो सैंस सेरिफ हो जाए। ठीक है। ये एक फ़ॉन्ट फैमिली का नाम है। सही भाई, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया और यहाँ पे इस पर कलर एक्वा भी अप्लाई हो गया। अच्छा, ये फ़ॉन्ट इस वजह से मुझे चेंज दिख रहा है, इससे पहले वाला जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके एजेस शार्प थे, अभी यहाँ पे बराबर है सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट है और आप एक जैसा स्टाइल अप्लाई करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट है और आप उस पर एक जैसे स्टाइल करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल कॉमा डालकर दूसरे एलिमेंट का नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अभी मैंने एक हेडिंग बना ली, हेडिंग 1। ठीक है। अभी इस हेडिंग का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा या एक्वा होगा? ब्लैक होगा, एक्वा नहीं होगा क्या? क्योंकि एक्वा सिर्फ हमने पैराग्राफ को किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके अगर देखूँ तो इसका कलर ब्लैक हो रहा है और उसका फ़ॉन्ट भी चेंज है। देखो यहाँ पे एजेस इसके शार्प हैं, इसका फ़ॉन्ट भी वही बाय डिफ़ॉल्ट वाला है और इसका फ़ॉन्ट सैंस सेरिफ है।
अच्छा मैं चाहता हूँ यही सेम डिज़ाइन इस हेडिंग पे भी अप्लाई हो जाए। एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ पे हेडिंग 1 लिखूँ कर्ली ब्रैकेट और इसको कॉपी पेस्ट, ऐसे काम होगा? होना चाहिए ना, जब पैराग्राफ पे हो रहा था तो हेडिंग पे भी होना चाहिए। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको तो यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज हो गया और हेडिंग का कलर भी चेंज हो गया। बुक आपकी बोल रही है कि ये वाला काम हो तो जाता है लेकिन ये काम सही नहीं है, ये काम सही नहीं है। आपने ज़्यादातर कोशिश यही करनी है आपका कोड डुप्लीकेट नहीं हो, तो आप सिंपल यही सेम स्टाइल अप्लाई करना है ना, तो आप पी के साथ कॉमा लगाएं और बता दें H1 पे भी अप्लाई कर दो। सही है? यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी भी ये फॉन्ट और कलर इसका चेंज हो रहा है। सही है भाई? हाँ मल्टीपल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैंने 2 किया है, इन्होंने 3 किया, आप चाहें तो 10 कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये एक्सटर्नल CSS और ये इंटरनल, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। अच्छा ये अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है ना, सिलेक्टर। आप लोगों ने पढ़ा भी है इससे पहले, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। सही है? अच्छा HTML के अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एलिमेंट को क्लास दे सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को ID दे सकते हैं। ये सारी बातें याद है आपको HTML वाली? यहाँ पे आपके पास कुछ सिलेक्टर्स हैं। ये सिलेक्टर्स कहते हैं कि आप क्लास के ज़रिए भी इसको टारगेट कर सकते हैं, ID के ज़रिए भी कर सकते हैं और एलिमेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 तरीके और भी होते हैं, वो भी देख लेंगे। अभी इसको मैंने टारगेट कैसे किया है, ये P क्या है, एलिमेंट का नाम है। इसका मतलब अभी मैंने इसको टारगेट किया है एलिमेंट सिलेक्टर के ज़रिए, इसको हम टाइप सिलेक्टर भी कहते हैं। सही है? अभी ये मैंने सिलेक्ट किया है और किसके ज़रिए किया है, एलिमेंट सिलेक्टर के ज़रिए। सही है? ये कह रहा है अगर आप चाहें तो क्लास सिलेक्टर से भी ये वाला काम करवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल आ रहा है तो इसको देख लेते हैं। ठीक है? यूनिवर्सल के अंदर इन्होंने बताया कि आप स्टेरिक लगाएं और इस तरह का कर्ली ब्रेसेस लगा दें। ठीक है? अच्छा ये क्या करेगा, आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर देगा। ठीक है? ऑल एलिमेंट के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर देगा। अच्छा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर हमेशा टॉप पे हो। ज़रूरी नहीं है, आप नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशनल फॉलो होती है, यूनिवर्सल सिलेक्टर हमेशा टॉप पे होना चाहिए। ठीक है? इन्होंने बोला आप स्टेरिक लगाएं और कर्ली ब्रेसेस लगा दें। ठीक है? मैं यही सेम स्टाइल उठाकर यहाँ रख देता हूँ और इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है अभी। ठीक है? यहाँ पे अभी मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है और एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है? यहाँ पे मैंने हेडिंग के ऊपर और पैराग्राफ के ऊपर कोई स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ किया है और मैंने कहा जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं उन सब का कलर एक्वा कर दो, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की फॉन्ट फैमिली को आप सैंस सेरिफ कर दो। सही है? अभी ये हेडिंग और पैराग्राफ इन दोनों के कलर क्या होने चाहिए, एक्वा होने चाहिए। सही है? अभी भी ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन अभी जो हमने काम किया है वो यूनिवर्सल सिलेक्टर के ज़रिए किया है। अगर मैं इसके बाद एक और पैराग्राफ या एक एंकर टैग भी बना दूं तो यहाँ पे एंकर टैग का कलर भी एक्वा आ रहा है। ठीक है? और फॉन्ट फैमिली इसकी भी क्या है, सैंस सेरिफ है। यूनिवर्सल के अंदर एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि यूनिवर्सल एक ऐसा सिलेक्टर है, अगर इसके अंदर आपने कुछ भी स्टाइल अप्लाई करवाया तो जितने भी आपके एलिमेंट हैं, इवन कि ये बॉडी भी एक एलिमेंट है ना, जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सब पे ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा ज़्यादातर इसके अंदर लोग फॉन्ट फैमिली ही यूज़ करते हैं। ठीक है? या मार्जिन पैडिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो उस टाइम पे समझ में आएगी। अभी आपने ये समझना है ज़्यादातर इसमें फॉन्ट फैमिली ही यूज़ होता है, कलर और इस तरह की प्रॉपर्टी यूज़ इसके अंदर नहीं होती। अच्छा इस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है? ये जो कुछ भी लिख रहा हूँ ना मैं, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है? अच्छा उसके बाद हमारे पास टाइप सिलेक्टर आ रहा है जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे इन्होंने H1, 2 और 3 के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करवाया हुआ है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? यहाँ पे मैंने इन तीनों को कर दिया कमेंट।
सही है। यहाँ पे मेरे पास 3 हेडिंग है, H1, H2 एंड H3, ठीक है। अभी इस यूनिवर्सल सिलेक्टर से मैंने ये स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, अभी तो ये होना चाहिए, होगा, ठीक है। अभी इसमें यूनिवर्सल को फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ, या यहाँ से जस्ट मैं कलर हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जस्ट मैंने कलर हटा दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, H1 के ऊपर कलर अप्लाई करवा सकता हूँ, H1 के ऊपर कलर अप्लाई करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया कि इसका जो कलर है आप एक्वा कर दो, और H2 के ऊपर भी अगर मुझे करवाना है तो सिंपल मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर क्या है, आगे मैं लिख दूँगा कॉमा H2 H3 और P भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ भी बना लिया, अभी इन सब का कलर एक्वा हो जाएगा, सही है। यहाँ पे तीनों हेडिंग का कलर भी एक्वा है और इस पैराग्राफ का कलर भी एक्वा है, लेकिन इसका फॉन्ट कैसे चेंज हुआ इन सब का, यूनिवर्सल की वजह से, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिलेक्टर है, सही है, CSS के अंदर क्लास सिलेक्टर। क्लास कुछ भी नहीं है, जो आपने HTML के अंदर क्लास पढ़ा था बिल्कुल वही है। आप किसी भी एलिमेंट को क्लास दे सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को क्लास दे सकते हैं। मैं चाहूँ यहाँ पे इस हेडिंग को क्लास देना, तो सिंपल मैं क्लास का एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने क्लास दे दी H_1, सही है, ये इसकी क्लास का नाम है। क्लास इसी तरह से देते हैं ना। अगर मुझे इस हेडिंग को मल्टीपल क्लास देनी है तो सिंपल मैं स्पेस देकर क्लास 2 या इस तरह से मैं कुछ भी दे सकता हूँ। दोबारा एक और मुझे इसके ऊपर क्लास देनी है तो सिंपल मैं स्पेस करके एक और क्लास भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर आईडी देना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से आईडी दूंगा इसको P_1 और मैं स्पेस दे के दूसरी आईडी इसको कभी भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। और आईडी एक ही आप पास करेंगे और यही सेम आईडी आप किसी दूसरे एलिमेंट को भी पास नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने इसको P1 की क्लास दी हुई है, अगर मैंने इसको P1 की क्लास दी हुई है तो इस P1 की क्लास को मैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ के अंदर भी एक क्लास अप्लाई हो जाए और इसका नाम भी क्या है, P1। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अच्छा, एलिमेंट सिलेक्टर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल एलिमेंट का नाम लिख देंगे। यूनिवर्सल यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल स्टैटिक लिख देंगे। अगर आपने क्लास सिलेक्टर यूज़ करना है तो आपने सबसे पहले लिखना है डॉट, सही है। सबसे पहले आपने लिखना है डॉट, इसके बाद आप लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम मैंने शायद P1 रखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने P1 रख दिया, कोई मसला। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं जो कुछ भी स्टाइल अप्लाई करूँगा वो किस पे अप्लाई हो जाएगा, इस क्लास के ऊपर। और ये वाली क्लास जिस भी एलिमेंट के ऊपर लगी हुई होगी उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, इस फॉन्ट फैमिली को उठाकर रख देता हूँ इसके अंदर, सही है। इस फॉन्ट फैमिली को उठाकर मैंने P1 के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे P1 मैंने अप्लाई करवाया हुआ है हेडिंग पे और लास्ट पे जो पैराग्राफ है उस पे, ठीक है। अच्छा भाई, इन दोनों का जो फॉन्ट आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है हमारे पास वो आ रहा है, ठीक है। इसका फॉन्ट चेंज है, इसका भी चेंज है। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्लास के ऊपर फॉन्ट की स्टाइल अप्लाई करवा दी और उस क्लास को मैंने हेडिंग पे भी अप्लाई कर दिया और P पे भी। मैं अगर चाहूँ इस हेडिंग 3 का भी फॉन्ट इस जैसा हो जाए तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, हेडिंग 3 को भी मैं सेम क्लास दे दूंगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे अभी ये जो एक्वा कलर है ये किस किस पे अप्लाई होना चाहिए, सिर्फ इस हेडिंग 1 और इस पैराग्राफ पे। और यहाँ पे हेडिंग 2 और हेडिंग 3 इसका कलर ब्लैक होना चाहिए और फॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, सही है भाई। इसका कलर ब्लैक हो गया और फॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट हो गया। अच्छा, जिस तरह से मैं कलर की प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ इसी तरह से आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। जिस तरह से नॉर्मल आप कलर लिखते हैं अब आप क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर। और सिंपल आपने कलर का
नाम दे देना, ठीक है। अभी बैकग्राउंड कलर किस किस पे अप्लाई होना चाहिए? सब पे। हेडिंग 1 और इस हेलो के पैराग्राफ पे, सही भाई, हेडिंग 1 और इस हेलो के पैराग्राफ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस बैकग्राउंड कलर को उठा के मैंने यहाँ रखा। अभी बताओ किस किस का कलर चेंज होगा? सब पे होगा। अच्छा, बॉडी का भी हो जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर इस बैकग्राउंड कलर को उठा के मैं रख दूं यहाँ पे, अब क्या होगा? बॉडी का भी। सही है भाई, यूनिवर्सल से हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं वो तमाम टारगेट हो जाते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर तो आसान है, जो भी एलिमेंट का आपने नाम लिखा हुआ है। क्लास भी आसान है, इस क्लास, ये वाली क्लास जहाँ पे भी आपने यूज़ की हुई है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इस कलर को उठाकर रख देता हूँ यहाँ। अब जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब का कलर एक्वा होगा, और हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का कलर जो है बैकग्राउंड कलर रेड होगा। फॉन्ट फैमिली सबका ये सिर्फ इस P1 की क्लास का सैंस सेरिफ हो जाएगा। अभी इसका नाम मैंने P1 रखा हुआ है, ठीक है, इसका नाम मैंने P1 रखा हुआ है, लेकिन आपने इसका नाम कोई मीनिंगफुल रखना है, क्लास का नाम, ताकि जब मैं क्लास लगाऊंगा मुझे पता होना चाहिए इस क्लास से कौन सा स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। अभी मैं इसका नाम रख सकता हूँ सेंस करके, कुछ रख सकता हूँ, सेंस सेरिफ करके रख सकता हूँ, फॉन्ट करके रख सकता हूँ, इस तरह का कोई नाम होना चाहिए। नहीं नहीं, इससे स्टाइल वाला जितना भी आपका पार्ट है इससे एसईओ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसईओ का सारा लेना देना एचटीएमएल से। सीएसएस अभी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी क्लास का नाम सेंस कर दिया ताकि मुझे जब मैं क्लास किसी के ऊपर भी अप्लाई करूँ मुझे पता चल जाए इस क्लास से क्या होने वाला है, इसका फॉन्ट सेंस सेरिफ होने वाला है। अच्छा भाई, इन दोनों का फॉन्ट दोबारा से सेंस सेरिफ हो जाना चाहिए। सेंस सेरिफ हो गया है और इसका भी सेंस सेरिफ हो चुका है, ठीक है। इस लास्ट वाले के ऊपर बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा, शायद मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। जस्ट मैंने इन तीनों के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप आईडी सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपने क्लास सिलेक्टर का यूज़ किया इसी तरह आप आईडी सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक और पैराग्राफ बना ली लॉरम 5, और यहाँ पे इसको मैं आईडी दे सकता हूँ। आईडी हम किस तरह देते हैं? आईडी इक्वल टू आईडी का नाम। इसको मैं आईडी दे देता हूँ पैरा की, यहाँ तक कोई मसला? इसको मैंने पैरा की एक आईडी दे दी। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी पैरा की आईडी है उसके ऊपर बॉर्डर लग जाए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैरा अगर मैं लिखूँगा तो ये इसको क्या समझने लगेगा, ये समझेगा ये कोई एलिमेंट है HTML का। अगर मैं यहाँ पे डॉट लिखूँगा तो ये क्या समझेगा, पैरा की कोई क्लास होनी चाहिए। अगर आपने आईडी के लिए बताना है तो आप सिंपल यहाँ पे हैश लिखेंगे, डॉट की जगह सिंपल आप लिखेंगे हैश। अभी इसको पता है कि ये वाली ये इसके अंदर जितना भी स्टाइल होगा किसके ऊपर अप्लाई होना है, ये जहाँ पे भी पैरा की आईडी है। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर पता है कैसे लगता है? बॉर्डर की प्रॉपर्टी मैंने लगाई। अब बॉर्डर के अंदर हम 3 चीज़ें देते हैं, ठीक है। अगर ये अभी नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, दोबारा से एक हमारे पास डिटेल के अंदर चैप्टर है बॉर्डर का, उसमें कवर कर लेंगे। अच्छा, बॉर्डर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बताते हैं बॉर्डर कितना चौड़ा होना चाहिए, बॉर्डर की हम विड्थ बताते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर की टाइप बताते हैं एंड देन इसका कलर बताते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे जो हमारे पास क्या आईडी थी भाई, पैरा की आईडी हमने जिस पे भी लगाई थी उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इस H1 के ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई हो जाए तो मैं क्या करूँगा, आईडी लगा दूंगा, इसके ऊपर लगा दूंगा? नहीं, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा, सही है। आईडी हमेशा यूनिक होती है। अगर मुझे ऐसा काम करना है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो तो मैं क्लास का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इसको, ये वाला जो स्टाइल मैंने किया है ये आईडी पे नहीं करना है, मुझे क्लास पे करना होगा, और इन दोनों पे मैं सेम क्लास दे सकता हूँ, सही है। आईडी के साथ ये गंदा काम आपने
कभी भी नहीं करना, सही है। आईडी हमेशा यूनिक होती है, एक जैसी आईडी आप किसी दूसरे एलिमेंट को कभी नहीं देंगे, सही है। अगर ऐसा काम करना है तो आप क्लास का यूज़ करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस पैरा की इसके ऊपर क्लास अप्लाई हो जाए, सही है। और यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा इसको डॉट, सही है। अभी इसके ऊपर होना चाहिए बॉर्डर अप्लाई, हो रहा है। अभी अगर मैं H1 के ऊपर भी चाह रहा हूँ, इसके ऊपर तो ऑलरेडी एक क्लास लगी हुई है, फिर क्या करूँ, एक और क्लास लगा दूँ, इसको हटा दूँ, ठीक है। अगर मुझे एक से ज़्यादा क्लास देनी है तो मैं स्पेस देके एक से ज़्यादा क्लास भी अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो बॉर्डर नहीं लगा जी, बिल्कुल सही है, बॉर्डर लग चुका है, इसका बैकग्राउंड कलर भी रेड है और बॉर्डर का कलर भी रेड है। तो यहाँ से मुझे बॉर्डर के कलर को चेंज करना है या फिर बैकग्राउंड के कलर के। इसको मैं कोई अजीब सा बॉर्डर बना देता हूँ येलो करके, ताकि दूर से नज़र आए, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया, यहाँ तक कोई मसला। अच्छा उसके बाद हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर आ रहा है। ये अभी तक जितने भी हमने सिलेक्टर पढ़े हैं ना, ये सारे सिलेक्टर यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्लास सिलेक्टर। अब जो मैं सिलेक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही कम केस में, बहुत ही रेयर केस में आपको यूज़ होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी जस्ट इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपका काम क्लास और ID और यूनिवर्सल टाइप से हो रहा है तो आप कभी भी इन सब का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा चाइल्ड सिलेक्टर क्या कहता है, यहाँ पे इन्होंने LI लिखा और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा के A लिख दिया। इसका सिंपल सा मतलब है LI के अंदर जो A होगा उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। इन सब पार्ट को मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट। अच्छा यहाँ पे जल्दी से मैं एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, याद है आप लोगों को अनऑर्डर लिस्ट इसी तरह से हम क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम मल्टीपल LI बना सकते हैं ना, मैंने यहाँ पे 3 LI बनाना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जल्दी से मैं लिखता हूँ सही है। यहाँ पे मेरे पास 3 लिस्ट आइटम बने हुए हैं, यहाँ तक कोई मसला। यहाँ पे मेरे पास 3 लिस्ट आइटम है, इसका कलर एक्वा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल पे अप्लाई किया हुआ है। इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, सही है। अभी तो नहीं होगा ना चेंज कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा चेंज, बॉर्डर लग जाएगा इस पर। अच्छा भाई अभी यहाँ पे हमने 3 लिस्ट आइटम क्रिएट किए हैं, अगर मैं इन तीनों को लिंक बनाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ए का नहीं, ए का टैग लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस लिस्ट आइटम को उठाकर ए के अंदर बंद करना है या इस लिस्ट आइटम के अंदर इस गूगल को उठाकर ए के अंदर बंद करना है, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गूगल के अंदर मैं एक और एलिमेंट बनाता हूँ एंकर टैग का गूगल, और यहाँ पे हम कोई भी लिंक दे सकते हैं। ये वाला पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, फिलहाल अभी मैं इसको कोई भी लिंक नहीं देने वाला हूँ। इसको जल्दी से मैं कॉपी करता हूँ, सही भाई। मैंने क्या किया अभी तक, जस्ट इस गूगल को उठाकर एंकर के अंदर बंद कर दिया, फेसबुक को उठा के एंकर के अंदर बंद कर दिया है। अभी मैं चाहूँ तो लिंक भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी ये वाला काम हमें करना नहीं, ये आपको ऑलरेडी आता है। यहाँ पे आकर देखते हैं तो ये लिंक की तरह बन गया है, हाँ भाई लिंक की तरह ये बन चुका है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर लिंक के अंदर आपके पास उसका चाइल्ड ए है तो आप इसको इस तरह से भी स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता इसके बारे में, अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ इन तीनों का, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। सबसे पहले तो टाइप सिलेक्टर के ज़रिए कर सकता हूँ। एंकर टैग का जो कलर है वो कर दो एक्वा, सही है। एंकर टैग का जो कलर है वो कर दो एक्वा। टाइप सिलेक्टर तो आसान है, क्लास सिलेक्टर के थ्रू मैं किस तरह से करूँगा भाई।
एल आई को, अच्छा यहाँ पे कहीं कलर पे मैंने बैकग्राउंड कलर किया हुआ है, चलो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ येलो की मैंने क्लास बना ली और इसका मैं जो स्टाइल है वो कर देता हूँ कलर येलो। अच्छा भाई एक हमारे पास क्लास बनी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर स्टाइल भी अप्लाई हुआ है। अभी इस क्लास को मुझे किसको देना है, यूएल को, एल आई को, यूएल से हो जाएगा। अबे यूएल से तो नहीं हो रहा, इसको उठाकर एंकर पे दे दूं क्या, एंकर से देने पे काम नहीं चलेगा। अगर मैं एंकर को दूं, अभी भी नहीं हो रहा। हाँ भाई अगर मैं इसको उठा के रख दूं, अब हो रहा है इसका कलर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो मसला नहीं है ना, क्लास एलिमेंट और इन सब के ज़रिए हम इसको अप्लाई करवा सकते हैं, सही है, यहाँ तक तो मसला नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर एल आई का डायरेक्ट चाइल्ड ए है आपके पास तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। एल आई के अंदर ए आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो एंकर टैग है इस एल आई का चाइल्ड है नहीं है ना। अच्छा इन ये तीन जो मेरे पास एल आई हैं इनका पेरेंट कौन है, यू एल, ठीक है। अच्छा इस एल आई का जो चाइल्ड है वो एंकर टैग है और डायरेक्ट चाइल्ड है, सही है, डायरेक्ट चाइल्ड है, कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, डायरेक्ट है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एल आई ग्रेटर देन और चाइल्ड का क्या नाम है ए, और इस कलर की प्रॉपर्टी को उठाकर मैं रख देता हूँ यहाँ पे, सही भाई। इस तरह से भी आप इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा रिकमेंड तरीका नहीं है, आपने इस तरह से नहीं करना। जस्ट अगर आपने किसी और का कोड दिखा, ये किसी और के प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे आगे चल के, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से भी काम होता है। अच्छा भाई यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना, एल आई का डायरेक्ट चाइल्ड था ए, तो इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो गया। अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो इंस्टाग्राम है ना इसको मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पे जल्दी से मैं बना लेता हूँ एक डिव और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी मैंने क्या किया, एल आई के अंदर एक डिव चाइल्ड बनाया, डिव का एक चाइल्ड है ए, डिव का एक चाइल्ड है ए। अभी जस्ट मेरा मासूम सा सवाल है, इस एल आई का डायरेक्ट चाइल्ड है, डायरेक्ट है, चाइल्ड का चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। इसी वजह से लोग इसको यूज़ नहीं करते, बाद में जाके इसमें आप फंस सकते हैं, ठीक है। यही एक वजह है कि इसकी वजह से लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसको सॉल्व किया है इसके दूसरे वाले ने, इन्होंने कहा कि आप डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज़ करें और कोई यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे स्पेस दे दें, यहाँ पे आप स्पेस दे दें। अब डायरेक्ट चाइल्ड नहीं भी है तब भी कोई मसला नहीं है, बस उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, जस्ट उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे अभी जो मैंने सिलेक्टर यूज़ किया है ये टाइप है ना, ये टाइप की तरह है। अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से काम करूँ, यहाँ पे मैंने एल आई को एक क्लास दे दी पेरेंट की, और इसका जो चाइल्ड है, इसका जो चाइल्ड है कौन है, ठीक है। अभी यहाँ पे एल आई को मैंने एक पेरेंट क्लास दी और इसका जो चाइल्ड था उसको मैंने चाइल्ड की क्लास दी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ भाई, अगर यहाँ से इसको मैं इस तरह से कर दूँ, डॉट पेरेंट और चाइल्ड का नाम क्या रखा है मैंने, चाइल्ड, सही है। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि जो हम टाइप सेलेक्टर से कर रहे थे वही हमारा काम क्लास से हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल वही काम है। अगर इसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा तो अप्लाई कर दो, अगर इनडायरेक्ट है तो ये इसको मैं हटा दूंगा, सही है। अभी जस्ट मैंने बोला अगर पेरेंट का डायरेक्ट चाइल्ड है चाइल्ड, तो यहाँ पे ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दो। अभी इस पेरेंट की क्लास को मैंने इस पर अप्लाई करवा दिया और इसका डायरेक्ट चाइल्ड है ये एंकर टैग, सही है। अभी आकर अगर मैं देखूँ तो एंकर टैग पे ये वाला काम
चल रहा है। सही। अभी हमें एक चीज़ और भी समझ में आ रही है कि यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है टाइप, आप इसको क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसको आईडी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास एक और सिलेक्टर आ रहा है एडजेसेंट। ठीक है, ये और ज़्यादा रेयर केस के अंदर यूज़ होता है क्योंकि ये और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, देख लेते हैं इनका काम क्या है। यहाँ पे जस्ट इन्होंने H1+P लिखा हुआ, इसका मतलब हेडिंग के बाद जो पहला पैराग्राफ है उस पर स्टाइल अप्लाई कर दो। ठीक है, हेडिंग के बाद जो पहला पैराग्राफ है उस पर स्टाइल अप्लाई कर दो। अभी मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट करने के बाद क्या कह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया तो कि ये सारे तरीके रिकमेंड नहीं है, ज़्यादातर आपने क्लास आईडी का ही यूज़ करना है। और CSS अप्लाई कराने के 1000 तरीके होते हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे जल्दी से मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ, हेडिंग 1, और इसके बाद मैंने 3 पैराग्राफ बना लिया। सही है, मेरे पास एक हेडिंग है और उसके सिबलिंग के अंदर 3 पैराग्राफ है। सही है। अभी मैं चाहता हूँ हेडिंग के बाद जो उसका पहला सिबलिंग वो पैराग्राफ होना चाहिए, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाए, कोई कलर हो जाए, कोई बैकग्राउंड कलर इस तरह का कुछ कर लेते हैं। सिंपल उन्होंने क्या बताया, आप एलिमेंट का नाम लिखें और प्लस करके दूसरे एलिमेंट का नाम लिखें। ठीक है, इसका मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। अभी ये बैकग्राउंड कलर ब्लू किसका होना चाहिए, हेडिंग के बाद जो भी पहला पैराग्राफ है। हेडिंग का तो नहीं होगा ना, हेडिंग का तो नहीं होना चाहिए। हेडिंग का फिर क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहले मैंने हेडिंग के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है। अभी इसको मैं कर देता हूँ बंद। सही है। अभी इससे क्या हो रहा है, हेडिंग के बाद जो पहला पैराग्राफ है उसका कलर क्या हो जा रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जा रहा है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हेडिंग के बाद पैराग्राफ इसका पहला सिबलिंग मौजूद ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हेडिंग के बाद मेरे पास एक डिव है, इसके अंदर मैंने हेलो लिखा, उसके बाद पैराग्राफ है, फिर क्या होगा, फिर ये हमारे पास फेल हो जाता है। इसीलिए लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व किया है। अभी मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हेडिंग के बाद पहला आपने करना है। अगर आप चाहते हैं हेडिंग के बाद जितने भी पैराग्राफ हैं वो सब हो जाएं, तो आप यहाँ पे क्या करें भाई, यहाँ पे इस सिंबल को हटा के ये वाला सिंबल लगा दें। ठीक है, इस सिंबल को हटाकर ये वाला सिंबल लगा दें, जर्नल सिबलिंग सिलेक्टर। ये क्या करेगा, हेडिंग के बाद जितने भी पीस के सिबलिंग में मिलेंगे, सिबलिंग में होना चाहिए, चाइल्ड वाइल्ड पे काम नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। अभी इन तीनों का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, यहाँ तक कोई मसला। अगर मैं ये काम चाहता, मैं क्लास से नहीं कर सकता था, कर सकता था ना। मैं क्या करता, एक क्लास बनाता ब्लू के नाम की और इन तीनों के ऊपर अप्लाई करवा देता, सिंपल था। ठीक है, एंकर बिल्कुल हो जाएगा, आईडी से भी हो जाएगा, क्लास से भी हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लास। 90% यही यूज़ होगा। सही है, 90% यही यूज़ होगा। उसके बाद अगर आपने यूज़ करना है तो टाइप, यूनिवर्सल और आईडी, ये कितने में आएगा, ये आपके 8% के अंदर आएगा। 90% ये हो गया और ये तीनों 8% के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, और ये नीचे वाले जितने हैं ना 2% के अंदर। सही है, आपने कोशिश करनी है कि आप इसको ही, इससे ही अपना काम करें। सही है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि CSS अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इनलाइन तो आसान है, आप उसी एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट लगा देंगे स्टाइल का, और जो कुछ भी अप्लाई करना है आप सिंपल अप्लाई करते जाएं। कलर, बैकग्राउंड कलर, कितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली और बॉर्डर, ये 4 चीज़ें आपने पढ़ी हैं। इन चारों में से आप जो भी चाहें कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इंटरनल का। इंटरनल के लिए आप हेड पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे। एट्रीब्यूट है ये नहीं है ना, एट्रीब्यूट नहीं है, स्टाइल का एलिमेंट लगाएंगे
एलिमेंट के अंदर आपने कोई भी सिलेक्टर का यूज़ करना है। इतने सारे हमने सिलेक्टर पढ़े हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर क्या है आप क्लास का ही यूज़ करें, सही है, बेहतर क्या है आप क्लास का ही यूज़ करें। स्टाइल के अंदर किसी भी सिलेक्टर का यूज़ करें और स्टाइल अप्लाई कर दें। तीसरा तरीका जो सबसे बेहतर तरीका है वो है एक्सटर्नल का। तीसरा जो सबसे बेहतर तरीका है वो है एक्सटर्नल का। एक नई फाइल मैंने बनाई और इसके अंदर मैंने अपना स्टाइल लिखा। इस फाइल को मैंने लिंक कैसे कराया, इस लिंक के एलिमेंट से, सही है। लिंक का एलिमेंट मैंने लगाया, उसके बाद मैंने इसको रिलेशन बता दिया है और जहाँ पे भी मेरी ये फाइल थी उसका मैंने पाथ बताया। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? हाँ बिल्कुल सही है, सबसे बेहतर तरीका हमारे पास एक्सटर्नल CSS का है। इसकी वजह यह है, अभी तो मेरे पास ये चंद लाइनों का कोड है, हो सकता है यहाँ पे मेरे पास HTML की 1000 लाइन लिखी हुई हो, है ना, और CSS की 3000 लाइन लिखी हुई हो। अगर एक ही फाइल में ये सारा काम होगा तो मेरा कोड टोटल 4-5 हज़ार लाइन का बन जाएगा। अगर मुझे किसी भी चीज़ को चेंज करना है, ढूंढना है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो लाजमी सी बात है टाइम ज़ाया होगा और मेरा टास्क थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर चीज़ें मैंने मैनेज वे में स्टोर करनी है तो आप इन सब के लिए अलग अलग फ़ाइल बनाएंगे, सही है। इसलिए मैंने CSS की यहाँ पे अलग फ़ाइल बनाई और इसको यहाँ पे लिंक कर दिया। अगर आप स्टाइल या इनलाइन से भी काम करें कोई मसला आपके पास नहीं आएगा, काम आपका चल जाएगा, जस्ट आपका कोड मैनेज नहीं हो पाएगा। जी अच्छा भाई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें वही हैं, इन्होंने यूनिवर्सल से अप्लाई करवाया है और H1 पे भी अच्छा एक ही स्टाइल अप्लाई करा दी। अच्छा अब हमारे पास चीज़ें आ रही हैं प्रायोरिटी वाली, ठीक है, कि किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। आप लोगों ने ये पढ़ भी लिया है ना, लास्ट क्लास के अंदर पढ़ भी लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको क्विक बता देता हूँ, ठीक है। अब चीज़ें आ रही हैं प्रायोरिटी वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, 3 पैराग्राफ है और इन सब स्टाइल को मैं अभी के लिए कर देता हूँ कमेंट, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। सबको मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ से भी ऊपर मैंने सबको कमेंट कर दिया। जस्ट एक ये लिंक है और ये एक CSS की फाइल है। यहाँ तक कोई मसला? अभी अगर मैं पैराग्राफ देखूँ तो ये बिल्कुल सादा होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, कलर कॉलन कलर का नाम दे सकता हूँ। अच्छा भाई ये होना चाहिए अभी, या यहाँ पे डॉट लगाने की ज़रूरत है? हो जाएगा, हैश लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को टारगेट किया और मैंने बताया कि इसका कलर आप क्या कर दो, ब्लू कर दो, ठीक है। अच्छा जो अभी मैंने टारगेट किया है ये टाइप सिलेक्टर से किया है। अभी जो मैंने टारगेट किया है ये टाइप सिलेक्टर से किया है। दोबारा से मैं टाइप सिलेक्टर का ही यूज़ करता हूँ और मैंने इसके ऊपर दूसरा कलर अप्लाई करवा दिया। मैंने बोला कि इसका कलर कर दो ब्राउन, तो अभी ये हमारे पास ओवरराइड हो जाएगा, अभी हमारे पास ओवरराइड हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, एक ही सिलेक्टर का यूज़ अगर आपने किया है तो जो आप बाद में लिखेंगे वो वाला चलेगा। अगर आप सेम सिलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपने बाद में लिखा है वो वाला चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा वाला इसके साथ ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ कह रहे हो? थोड़ा सा तेज बोलो। नहीं, पहले वाले के ऊपर ओवरराइड कर रहा है, ये इग्नोर नहीं कर रहा, पहले वाले पे ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, पहले वाले के ऊपर आ जा रहा है। तो यहाँ पे इसने पहले वाले को ओवरराइड किया और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसने इसको ब्राउन कलर कर दिया, सही है। अब हमें एक चीज़ समझ में आई, जो भी बाद में अप्लाई करते हैं वो अप्लाई होगा अगर सिलेक्टर सेम है तो, अगर सिलेक्टर सेम है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक क्लास लगा दी, तीनों पे दे देते हैं। पैरा की यहाँ पे मैंने क्लास दे दी है तीनों को, ठीक है। अगर मैं इस क्लास पे कुछ भी अप्लाई करूँगा तो तीनों पे होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। यहाँ पे जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, डॉट पैरा, और इसका जो कलर है, इसका जो कलर है एक्वा मैंने करवाया हुआ है क्या? नहीं। अच्छा भाई मैंने कहा कि इसका कलर आप कर दो
एक्वा, ठीक है। इसको मैंने क्योंकि बाद में लिखा है तो आप लोग समझ रहे हैं ये बाद में होना चाहिए, है ना, यही अप्लाई होना चाहिए और ऐसा होगा भी, ऐसा होगा भी। लेकिन अब इसकी वजह बाद में लिखने की नहीं है, अब इसकी वजह बाद में लिखने की नहीं है। अगर सिलेक्टर सेम है, अगर सिलेक्टर सेम है तो जो भी आपने बाद में लिखा है वो अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं इसको उठाकर रख दूं इससे पहले, इसको मैंने पहले रख दिया ना, इसके बाद में टाइप सिलेक्टर का यूज़ करके इसका कलर मैंने ब्लू एंड देन ब्राउन किया हुआ है। अभी अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो अभी भी एक वही अप्लाई हुआ है। अब हमें चीज़ समझनी है, एक चीज़ होती है हमारे पास प्रायोरिटी। अब हमें कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। इस क्लास की जो प्रायोरिटी है इस एलिमेंट सिलेक्टर या इस टाइप सिलेक्टर से ज़्यादा है, सही है, इस टाइप सिलेक्टर से प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैंने क्लास से कुछ अप्लाई करवाया और एलिमेंट से अप्लाई करवाया तो अप्लाई कौन सा होगा, क्लास वाला। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं एक आईडी दे देता हूँ P-1 की, इसके ऊपर मैंने एक आईडी अप्लाई करवा दी P-1 की, ठीक है। और ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, अभी ये 2 पैराग्राफ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि आईडी तो मैं इन सब पे नहीं दे सकता ना। हैश, क्या नाम है आईडी का, क्या नाम है भाई, P-1। अच्छा भाई यहाँ पे इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो मैंने चेंज कर दिया है, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। इसका जो कलर है मैंने कर दिया ग्रीन। अभी यहाँ पे अभी हमें पता है कौन सा अप्लाई हो रहा था, एक्वा हो रहा था, और लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, ग्रीन लिख दिया। अगर मैं आगे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो चुका है, ग्रीन। अगर मैं इस आईडी वाले काम को उठाकर इस क्लास से भी पहले रख दूँ तब भी हमारे पास आईडी वाला ही चलना चाहिए। अब हमें एक चीज़ और समझ में आ गई, क्लास से ज़्यादा प्रायोरिटी आईडी को मिलेगी, एलिमेंट से ज़्यादा प्रायोरिटी क्लास को मिल रही है, क्लास से ज़्यादा प्रायोरिटी आईडी को मिल रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर क्लास के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करवा दूँ ब्लू, अब ये होगा क्या, होना चाहिए, हाँ भाई होगा, यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी किसी ने सवाल किया था क्या अगर मैं दूसरे वाले को यूज़ कर रहा हूँ, अगर दूसरे की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो क्या ये पहले वाले को इग्नोर करता है, तो मैंने कहा था नहीं, ये उसको ओवरराइड करेगा। अगर सेम प्रॉपर्टी मिली तो उसको ओवरराइड करेगा, अलग अलग होगा तो दोनों अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दूँ, अच्छा भाई बॉर्डर अप्लाई होना चाहिए, होगा, बॉर्डर अप्लाई भी हो रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इसका जो कलर है ना, बैकग्राउंड क्या है, ये मैं ग्रीन कर देता हूँ उसको। अभी जो बॉर्डर का कलर होगा वो पर्पल होगा या ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन वाले कितने हैं, बाकी सारे पर्पल वाले हैं, तो इसका कलर अप्लाई हो रहा है ग्रीन, ठीक है। क्यों अप्लाई हो रहा है, ये टाइप सिलेक्टर है और ये भी टाइप सिलेक्टर है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो जो भी मैं बाद में लिखूंगा वो वाला ओवरराइड करेगा, ठीक है। इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, बाद में मैंने ग्रीन लिखा, भले मैं पहले पर्पल लिख दूं, है ना। अगर मैं प्रायोरिटी चेंज कर दूं, इसको अगर मैं उठाकर रख दूं आईडी वाले के साथ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ग्रीन, ग्रीन वाले कितने हैं, हाँ बिल्कुल सही है, आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, अभी भी हमारे पास ग्रीन ही अप्लाई होगा। अभी भले हमने पर्पल बाद में लिखा है लेकिन इसकी प्रायोरिटी तो आईडी से कम है ना, भले ये पर्पल हमने बाद में करवाया है ये, लेकिन ओवरराइड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये टाइप सिलेक्टर है,
इससे पहले जो मैंने स्टाइल अप्लाई करवाया था ये आईडी से करवाया था, अभी इसके ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस बॉर्डर को पर्पल वाले को उठाकर रख दूं यहाँ पे, अभी क्या होगा? अभी भी ग्रीन रहेगा। अब क्या होगा? ये तो मैंने बाद में किया है ना। बिल्कुल सही है, क्लास की प्रायोरिटी इस एलिमेंट सिलेक्टर से ज़्यादा है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास? इसका कलर पर्पल होना चाहिए। प्रायोरिटी समझ में आ रहा है या ऊपर से तो नहीं निकल रहा है? दोबारा समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोगों ने समझा इससे पहले? ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी हमें कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, आईडी, क्लास और एलिमेंट, तीन चीज़ें हमें समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इसका जो हमने आईडी से कलर चेंज किया हुआ है ग्रीन, अभी इन सबको मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। तो ये तो नहीं हो रहा, ग्रीन है ये। अच्छा ठीक है, इसको जो है ना, मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर कहाँ से आ रहा है ये देखता हूँ मैं। बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ से, इसको मैं करता हूँ बंद। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर मैंने बंद किया तो यहाँ पे ये ग्रीन है। अभी ये मैंने आईडी से अप्लाई करवाया हुआ है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से कलर ब्राउन कर दूँ, कलर ब्लू कर दूँ, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर इनलाइन स्टाइल अप्लाई करूँ, अगर मैं इसके ऊपर इनलाइन स्टाइल अप्लाई करवाने के बाद उसका क्या किया हुआ है मैंने? ग्रीन किया हुआ है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। अभी क्या हो जाना चाहिए? ब्लू हो जाना चाहिए। अब हमें एक चीज़ और समझ में आ गई, आईडी से भी ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन स्टाइल को मिल जाती है, आईडी से भी ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन स्टाइल को मिल जाती है। यहाँ तक कोई मसला है? ठीक है। अच्छा, इन सब स्टाइल को मैंने कर दिया है अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट, ठीक है। इन सब स्टाइल को थोड़ी देर के लिए मैंने कमेंट कर दिया है। ये कौन सा सिलेक्टर है? यूनिवर्सल। ये कौन सा सिलेक्टर है? यूनिवर्सल। अगर मैं इसका कलर कर दूं ग्रीन, यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? जितने भी एलिमेंट हैं सब पे अप्लाई कर दो। अगर मैं इधर आकर देखूं तो इसका कलर तो ब्लू आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इनलाइन स्टाइल अप्लाई करवाया हुआ है। अभी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ गई कि इनलाइन की प्रॉपर्टी अभी के लिए सबसे ज़्यादा है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ तक कोई मसला? अभी कलर ग्रीन आना चाहिए। ये क्लास और इस आईडी से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने सबको कमेंट कर दिया है, ठीक है। अच्छा भाई, अभी इसका कलर आ रहा है ग्रीन। अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने यूनिवर्सल से किया है तो ये सब पे अप्लाई हो जाता है, इसका कलर आ रहा है ग्रीन। अभी इसके ऊपर मैंने एक एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ किया, अब मैं इसका कलर कर देता हूँ एक्वा। अभी क्या हो जाना चाहिए? ग्रीन। अभी देख लेते हैं भाई, यहाँ पे इसका कलर हो जाएगा एक्वा। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी है इसकी, इससे ज़्यादा प्रायोरिटी है टाइप सिलेक्टर की, सही है। अब हमें एक चीज़ और समझ में आ गई, यूनिवर्सल सिलेक्टर की प्रायोरिटी सबसे कम है, सबसे कम है ना, यूनिवर्सल की सबसे कम है, इससे ज़्यादा टाइप की है, इसके बाद ये पैरा करके मैंने दिया हुआ है क्या? ठीक है, कलर कोलन ब्राउन। अच्छा भाई, अभी इसका कलर क्या हो जाना चाहिए? ब्राउन। सबसे कम प्रायोरिटी, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी। अगर मैं इसको उठाकर यहाँ रख दूँ, अभी देखते हैं इसका ब्राउन हो रहा है नहीं कलर, ठीक है। ये कलर ब्राउन हो गया, इसको मैंने किया कंट्रोल एक्स और इसको मैंने इसके बाद रख दिया। अभी क्या होगा? ब्राउन ही रहेगा, ठीक है भाई। अभी इसको दोबारा से रख देते हैं यहाँ पे, सही। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब मैं काम करता हूँ, ब्राउन और एक्वा से पहले मैं एक लगाता हूँ आईडी, P-1 की आईडी मैंने दी हुई है उसको। इसका जो कलर है आप कर दो, कलर कर दो येलो कर दो,
ठीक है। अच्छा, अब इसका कलर मैंने येलो कराया, उसके बाद मैंने बोला कि एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हुए मैंने कहा इसको एक्वा करो, दोबारा से मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हुए ब्राउन करवा दिया। अभी ब्राउन वाले कितने हैं? कोई भी नहीं है। और यहाँ पे एक्वा वाले 2 हैं, और ग्रीन वाले 2 हैं, और इधर से कोई, और ये येलो वाले कितने हैं? अच्छा, येलो वाले ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे कलर अप्लाई हो रहा है येलो। क्यों अप्लाई हो रहा है? इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सबसे कम प्रायोरिटी यूनिवर्सल की, उससे कम हो गई हमारे पास टाइप की, उससे कम हो गई हमारे पास क्लास की, सॉरी उससे ज़्यादा, और इससे ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई आईडी की। इन सब से ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन की। अभी यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल से भी अप्लाई करवाया है, आईडी से भी अप्लाई कराया है। इसको मैं आईडी को बाद में रख देता हूँ, और क्लास से भी, और यहाँ से हमने आईडी से भी करा दिया। अभी जल्दी से मैं स्टाइल सही भाई, इसका कलर अभी गोल्ड इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि इस स्टाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब थोड़ा सा ऑर्डर में समझते हैं। स्टाइल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है ना, इससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम यूनिवर्सल। यहाँ तक प्रायोरिटी वाला मामला हमारा सीधा है ना, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अब इन सब से ज़्यादा प्रायोरिटी एक चीज़ की और होती है, इन सब से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक्वा को आकर दे दिया इम्पोर्टेंट, एक्वा को आकर मैंने दे दिया है इम्पोर्टेंट। अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट की है, ठीक है। इसका इनलाइन से कोई लेना देना नहीं है, आईडी से कोई लेना देना नहीं है। ये जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट दिखेगा उसको ओवरराइड कर देगा, उसको ओवरराइड करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा, ओवरराइड करेगा। इसका मतलब अगर कलर ही मैंने कहीं और से अप्लाई करवाया है तो वो नहीं होगा। अगर कोई दूसरा काम मैंने किया है तो वो तो लाजमी सी बात है होगा। अगर मैं कहीं और से बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं तो वो हो जाएगा, कहीं से मैं फॉन्ट फैमिली चेंज कर दूं तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब कहीं से भी कलर की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहूँ तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि इम्पोर्टेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। प्रायोरिटी समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा भाई, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? विरासत। इनहेरिटेंस हम कहते हैं विरासत को। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पेरेंट की है और चाइल्ड उसको इनहेरिट कर लेता है, ऐसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट होती है, किसी को करवाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैं इसको हटा देता हूँ या इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और इन सबको भी मैंने कर दिया है कमेंट। अच्छा, इसको मैं बंद कर दूं ना, इसकी तो ज़रूरत नहीं है अभी हमें। यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। एक पैराग्राफ है और इसके साथ साथ हमारे पास एक हेडिंग भी है, सही है। एक हमारे पास हेडिंग है और एक हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉडी के ऊपर कलर लगा देता हूँ येलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉडी के ऊपर कलर लगा दिया है येलो। मैंने इस हेडिंग पे लगाया था? नहीं लगाया था। इस पैराग्राफ के ऊपर लगाया था? नहीं लगाया था। मैंने ये वाला काम किया है बॉडी के ऊपर। ये दोनों चाइल्ड हैं बॉडी के, ये दोनों चाइल्ड हैं बॉडी के। इसका मतलब इन दोनों ने इस कलर की प्रॉपर्टी को अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लिया। इसका मतलब इस कलर की प्रॉपर्टी को इन्होंने अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लिया। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जिसको इनहेरिट कर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसको इनहेरिट करवाना पड़ता है। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है बुक के अंदर आएगा तो बाद में उसको देख लेंगे। अभी इनहेरिटेंस का जो मतलब है, जो बिहेवियर है, वो तो समझ में आ गया। कोई ऐसा स्टाइल जो आप पेरेंट के ऊपर लगाएं
और वो चाइल्ड को भी मिल जाए, या खुद से मिले या उसको इनहेरिट करवाना पड़े, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सही है, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा ये बता रहा है वाई यूज़ एक्सटर्नल शीट। किसका मोबाइल बज रहा है भाई? बंद कर दो जी। जी इंटरनल वो बिल्कुल एक्सटर्नल वाला काम करेगा, बिल्कुल सेम काम जो मैं वहाँ करता हूँ वो मैं स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर करूँगा, बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ से इसको कट पेस्ट करके यहाँ भी रख दूँ ना, बिल्कुल इसकी प्रायोरिटी भी इसके ही तरह चलेगी जैसे यहाँ पे चल रही है। ये वाला काम समझ लें आप, यहाँ रखें या दूसरी फाइल के अंदर रखने के बाद लिंक करवा दें, दोनों एक ही चीज़ है। जस्ट हमने मैनेज करने के लिए अलग फाइल के अंदर रखा है, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों हेड के अंदर आ रहा है ना, एक सेकंड, दोनों हेड के अंदर है ना, जस्ट हमने अलग शीट बनाई और उसको लिंक करवा दिया। मैं चाहूँ तो उस पूरे कोड को यहाँ कट पेस्ट कर दूँ, एक ही बात है, हेड के अंदर है। हाँ भाई कॉल आ रही है, ठीक है आप बाहर जाएं। अच्छा भाई यहाँ पे हमारा पहला जो चैप्टर था CSS का वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कलर। सही है। अच्छा कलर तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, कलर आपने कैसे अप्लाई कराना है। बैकग्राउंड कलर हमने देख लिया, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होता है कलर की प्रॉपर्टी से। सही है, ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी देख ली। अब थोड़ा बहुत बुक के अंदर देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। अच्छा भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप कलर के नाम के थ्रू भी आप कलर अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये क्या लिखा हुआ है, अजीब सा है कुछ, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अच्छा नंबर के साथ साथ कुछ अल्फ़ाबेट भी आ रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है ये जो है ना ये हेक्सा कोड है। हेक्सा के बारे में किसी को पता है? यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट कितने हैं? कोई भी नहीं है यूनी का? किसी का पहला सेमेस्टर होगा, दूसरा सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर के अंदर पढ़ाते हैं इसको। आप हो यूनिवर्सिटी में? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा भाई हमारे पास कुछ नंबर के फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ नंबर के फॉर्मेट्स होते हैं जिसको हमारा कंप्यूटर समझता है। बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, ऑक्टा भी हमारे पास होता है, हेक्सा भी होता है, डेसिमल भी होता है। जो हम आम दिन के ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स हैं ना ये डेसिमल नंबर है। इसके अलावा एक फॉर्मेट और होता है जिसका नाम है हेक्सा, इसको कंप्यूटर समझता है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझने से पहले समझना पड़ेगा हेक्सा क्या चीज़ है ना। तो सिंपल यहाँ पे मैं गूगल पे लिखता हूँ हेक्सा, हेक्सा नंबर्स। कोई अच्छी एग्जांपल मुझे दिख जाए ताकि मैं उसी से समझा दूं आपको। अच्छा भाई ये दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा ना। ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। उसके बाद भी जो चीज़ें चल रही होती है 11 12। अब हेक्सा के अंदर आपका जो डेसिमल वाला 0 है हेक्सा के अंदर भी 0 है, आपका जो डेसिमल वाला 1 है हेक्सा के अंदर भी वही 1 है। इसी तरह ऑनवर्ड्स 9 तक बिल्कुल सेम है। 9 के बाद जैसे ही आपका डेसिमल वाला 10 आएगा, अब आपने अगर डेसिमल वाला 10 हेक्सा के अंदर लिखना है तो आप उसकी जगह लिख देंगे A। ठीक है। अगर आप डेसिमल वाला 11 लिखना चाहते हैं तो उसकी जगह आप लिख देंगे B। इसी तरह से A B C D E F तक आप लिख सकते हैं। F इसकी मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, F इसका मैक्सिमम नंबर है और मिनिमम 0। 0 से F के दरमियान आप कुछ भी लिख सकते हैं। सही है। अगर आप डेसिमल वाला 2 चाह रहे हैं तो लाजमी सी बात है आप यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। डेसिमल वाला अगर मुझे 13 लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? D लिखूँगा। सही है। हेक्सा थोड़ा बहुत समझ में हमें आ रहा है। ठीक है। हेक्सा की जो मैक्सिमम रेंज है वो 0 F है, मिनिमम रेंज 0 है। ठीक है। और यहाँ पे 10 की जगह A है और 15 की जगह F है और इसके दरमियान
जो ABC के अंदर हमारे पास ऑर्डर होता है वही फॉलो होने वाला है, ठीक है। अच्छा भाई, हेक्सा थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर लेते हैं, सही है। यहाँ पे इन्होंने जो कलर डिफाइन किया हुआ है वो हेक्सा कोड के अंदर किया हुआ है। ये वाला तो आसान है ना, ये वाला तो आसान है, सिंपल आप कलर का नाम दे देंगे। यहाँ पे इन्होंने हेक्सा कोड के अंदर कलर डिफाइन किया हुआ है। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, हेक्सा कोड लिखने से पहले हमें हैश लिखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? हेक्सा कोड अगर आप कलर डिफाइन करने के लिए लिख रहे हैं तो हैश लिख देंगे पहले, उसके बाद 1 2 3 इसको 3 पेयर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये 2 का एक पेयर, ये 2 का एक पेयर, ये 2 का एक पेयर। समझ में आ गया? ये 2 का एक पेयर हो गया। ये पहला वाला डिफाइन हो जाएगा रेड के लिए, दूसरा वाला पेयर डिफाइन हो जाएगा ग्रीन के लिए, तीसरा वाला पेयर डिफाइन हो जाएगा ब्लू के लिए। अब RGB से आपने कोई कलर बनाना है। आपको पता है दुनिया में जितने भी कलर बनते हैं वो RGB से ही बन रहे होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू से। अभी इन्होंने बोला हेक्सा से आप कलर बना सकते हैं। हेक्सा के अंदर आप R मिलाएं, G मिलाएं, B मिलाएं, कितना वैल्यू आपने मिलाना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। इन्होंने EE रखा हुआ है। EE का मतलब डेसिमल के अंदर 14 और 14, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो रेड की तादाद है वो 14 और 14 रखी है। उसके बाद 3E इन्होंने ग्रीन की तादाद रखी है, सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये रेड को FF कर दें, इसका मतलब रेड इन्होंने फुल कर दिया। मैक्सिमम क्या है इसका? F है ना, मैक्सिमम F है। अच्छा, अगर यहाँ पे लास्ट वाला मैं 0 0 कर दूं, यहाँ 8 0 है ना, मैं 0 0 कर दूं, इसका मतलब कलर बनाते हुए मैंने ब्लू का यूज़ नहीं किया। अगर ग्रीन को मैं 0 0 कर दूं तो ग्रीन का यूज़ नहीं हो रहा है। अच्छा, ग्रीन को अगर मैं FF कर दूंगा तो ग्रीन को मैंने हाई किया हुआ है। ग्रीन को भी हाई अगर कर दूं, इसको भी हाई कर दूं तो एक नया कलर बन जाएगा, है ना। इसी तरह से कॉम्बिनेशन से हम कलर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जल्दी से आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इस हेडिंग का कलर चेंज करता हूँ। इस हेडिंग का कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको बंद करते हैं, बॉडी को। अच्छा, हेडिंग को चेंज करने के लिए मैं H1 का भी यूज़ कर रहा हूँ, आप क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, ID का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला इसका जो कलर है, अगर मैं रेड चाहूँ तो ऐसे भी दे सकता हूँ, रेड चाहूँ तो ऐसे भी दे सकता हूँ। ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है। क्योंकि हमें हेक्सा से देना है तो हम यहाँ पे हैश लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? हमें हेक्सा से देना है तो हम यहाँ पे हैश लिखेंगे। अब इसके अंदर 6 हेक्सा के नंबर्स थे। मैंने यहाँ पे लिखा 2 2 4, कितने हैं ये? 5 हैं। अब हुए ना 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी हमारे पास 6। इसका मतलब अभी इन 6 में से कोई भी कलर मैंने यूज़ नहीं किया। अगर मैं सबको 0 कर दूं, सबको अगर मैं 0 कर दूं तो इसका मतलब ब्लैक कलर। अगर मैं सबको हाई कर दूं तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? वाइट होना चाहिए ना। अच्छा, ये हाई के लिए मैंने F लिखा है। क्यों मुझे पता हाई के लिए F लिखना है? क्योंकि मुझे हेक्सा के बारे में पता है, सही है। हाई के लिए मैंने FF लिखा, तो यहाँ पे इसका कलर हो जाना चाहिए वाइट। इसका कलर वाइट हो गया। ये देखो, ये मौजूद है यहाँ पे, लेकिन इसका कलर वाइट है तो हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सबको लो कर दूँ तो कलर बनेगा ब्लैक, सबको हाई कर दूँ तो कलर बनेगा वाइट। अगर मैं सिर्फ रेड को हाई करूँ, बाकी मैं कोई कलर ही नहीं यूज़ करूँ, तो क्या बनना चाहिए? लाजमी सी बात है, अगर मैंने सिर्फ रेड रखा है, कोई दूसरा कलर मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 0 कर दूँ और लास्ट वाला जो हमारे पास है इसको FF कर दूँ, फिर क्या होगा? अच्छा, हैश मिटा दिया मैंने। इसी तरह से अगर मुझे ग्रीन बनाना है तो क्या कर सकता हूँ मैं? दरमियान वाले को हाई कर दूंगा, सही है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसको FF की जगह F1 दूँ,
अभी भी हमारे पास ब्लू आ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ भाई, अच्छा हाँ, क्योंकि हमने किसी दूसरे कलर के साथ कुछ किया नहीं, दूसरा कलर इसके अंदर मिक्स नहीं किया, ब्लू के साथ ही हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, तो लाजमी से बात है ब्लू ही रहने वाला है। अच्छा, अब इन 3 कलर्स के ज़रिए आप मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं। कितने? मिलियंस ऑफ कलर इससे बन जाते हैं। अब ऐसा इन सारे कॉम्बिनेशन को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इन सारे कॉम्बिनेशन को याद रखना किसी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपने इसको कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करनी है, आपने इसको समझना है कि ये हेक्सा फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ये हेक्सा फॉर्म के अंदर है। शुरू वाला जो 2 नंबर है हेक्सा का नंबर है, और शुरू वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, दूसरा वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर बना सकते हैं। सिंपल, अगर मैं यहाँ से भी कुछ करना चाहूँ ना, तो इस तरह से यहाँ से इन्होंने कोई कॉम्बिनेशन बनाया और इसको डार्क ब्लू कर दिया, सही है। यहाँ से भी मैं अपने हिसाब से चूज करवा सकता हूँ, सही है। यहाँ पे ये बन गया कुछ अजीब सा येलो टाइप या ऑरेंज टाइप, है ना। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे कलर चूज़ करने हैं तो आप सिंपल गूगल करेंगे, अपने मतलब का कलर ढूंढेंगे, वहाँ से हेक्सा कोड भी निकलवा सकते हैं, सही है। अगर आपने यहीं से कॉम्बिनेशन बना लिया तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक हेक्सा के अंदर कोई मसला? आसान है हेक्सा। यहाँ पे सिंपल मैं गूगल के ऊपर लिख रहा हूँ HTML हेक्सा कलर कोड। अच्छा, जो भी पहली वेबसाइट आ रही है इन सब में मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो भी पहली वेबसाइट आ रही है उसको मैंने फ़िलहाल ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आप अपने मुताबिक कलर बनाएं, यहाँ पे अपने मुताबिक जो भी आपको पसंद आ रहा है यहाँ पे आप देखें, और ये इसका हेक्सा नंबर यहाँ से उठा के चलाएं अपने पास, ठीक है। कितना आसान है। यहाँ पे सिंपल मैं आऊँगा, इसके साथ थोड़ा मैंने आगे पीछे किया, जो भी कलर मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है इसको मैंने यहाँ से हेक्सा कोड को उठाया, हैश रख के चला दिया, कोई मसला। इसी तरह से कुछ कलर्स इन्होंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं जो को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि कॉमन कलर होते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आपको इस तरह का कलर चाहिए तो आप ये वाला हेक्सा कोड उठा लें, सही है। ये वाला चाहिए तो ये वाला हेक्सा कोड उठा लें, सही है। तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर करेंगे, ये सारे कलर जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं आपने यूज़ करना है, सही है। हाँ भाई, कहाँ पे कर सकते हैं? अच्छा भाई, यहाँ तक कोई मसला है? हेक्सा समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ भाई, नंबर कैसे देंगे? कीबोर्ड से टाइप करके कैसे दूँ? हाँ, अच्छा ये रहा ना, देखो नंबर लिखा हुआ है इधर, देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है अजीब सा, ये जी यहाँ पे नंबर आ रहा है, इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट, ये बन गया। ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा भाई? ये कोई हो गया। अच्छा, यहाँ ये थोड़ा सा ब्लैक टाइप का है, पता नहीं। अच्छा भाई, सही है। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन हम चाहते हैं यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है, किसी इनका दूसरे ग्राफिक के ऊपर चल रहा है, और ये जो मेरी वेबसाइट का ग्राफिक हो सकता है थोड़ा सा लो है या इनसे ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे शेड का डिफरेंस नज़र आ रहा है। आपने अक्सर देखा होगा एक ही वेबसाइट आप 10 अलग अलग मोबाइल में खोलते हैं, बाज़ों का थोड़ा सा कलर का डिफरेंस दिख रहा होता है, वो ग्राफिक का मसला होता है। जी हाँ भाई। अच्छा भाई, यहाँ पे 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई। एक तो कलर का नाम आप लिख सकते हैं, दूसरा आप कलर के लिए हेक्सा कोड लिख सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि आप RGB वैल्यू लिख दें, आप RGB वैल्यू लिख दें। सिंपल, यहाँ पे अगर मैं कलर अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ और मुझे हेक्सा का भी नहीं यूज़ करना और नेम का भी नहीं यूज़ करना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा RGB, सही है, RGB। पहली वाली जो वैल्यू होगी रिप्रेजेंट करेगी रेड को, दूसरी वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी ग्रीन को, तीसरी वाली वैल्यू ब्लू को। इसकी जो मैक्सिमम नंबर है इसका 255 है, इसका मैक्सिमम नंबर है 255 है। और यहाँ से इसको मैंने किया 0, इसको भी मैंने कर दिया 0। अभी कलर हमारे पास आ जाना चाहिए रेड। अगर मैंने इसको हाई कर दिया, बाकी सबको 0,
ब्लू हो जाएगा। अगर मैंने इस वाले को 255 कर दिया तो फिर हमारे पास, और इसको मैं 0 कर दूंगा तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से ग्रीन और रेड मिलके येलो बनता है, तो इसलिए यहाँ पे येलो आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सिंपल इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसी वेबसाइट के ऊपर हमने एक चीज़ और देखी थी कि यहाँ पे ये साथ साथ मुझे RGB वैल्यू भी बता रहे हैं, साथ साथ मुझे RGB वैल्यू भी बता रहे हैं। इसका ये हेक्सा कोड है, इसका ये RGB है। ये वाला जो नंबर है ये रेड के लिए है, ये ग्रीन के लिए और ये ब्लू के लिए। मिनिमम नंबर 0, मैक्सिमम नंबर 255, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने शायद रेड को हाई किया हुआ है 255। हाँ भाई, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेहतर तरीका है हेक्सा। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने तीनों तरीके से जो कलर हमें बताया था, ये तीनों तरीका हमने देख लिया। यहाँ तक कोई मसला है? समझ में आ रही चीज़ें? अच्छा ये कह रहे हैं ना, आपने अगर टेक्स्ट के ऊपर कलर इस तरह से लगाया है तो आप लाजमी सी बात है यही वाला काम बैकग्राउंड कलर के साथ भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बॉर्डर लगा कर दिखाया था, किसी को याद है बॉर्डर कैसे लगता है? बॉर्डर के अंदर उसका हम विड्थ डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसकी टाइप देते हैं, उसके बाद कलर बताते हैं। अब कलर के पास हमारे पास 3 ऑप्शंस आ चुके हैं। मैं या तो नाम बता सकता हूँ, हेक्सा फॉर्म बता सकता हूँ, या फिर RGB वैल्यू। सही है? सही है। यहाँ पे हमारे पास लाइट ग्रे कलर आ जाना चाहिए बॉर्डर का, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइट ग्रे का बॉर्डर बना दिया। अब कहीं पे भी आप कलर यूज़ करें, कलर की प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करें, टेक्स्ट कलर के लिए यूज़ करें, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, कहीं पे भी आप यूज़ करें तो आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर है हेक्सा, ठीक है। अच्छा अभी फ़िलहाल आपके लिए, आपको जो आसान लग रहा होगा वो नेम वाला लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन नेम जो है ना आपको लिमिटेड कर देता है, नेम आपको लिमिटेड कर देता है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है आप अभी से प्रैक्टिस करें। आप इधर उधर से यहाँ पे आके कलर अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाएं और यहाँ से कोड इनका हेक्सा फॉर्म चलाएं, ठीक है। और VS कोड से भी आप सिंपल VS कोड आपको प्रोवाइड करता है, आप यहाँ से भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सॉलिड के अलावा अभी हमारे पास चैप्टर आएगा बॉर्डर का, उसके अंदर देखेंगे। और भी आपने बॉर्डर देखा होगा ना, अक्सर हमारे पास बॉर्डर यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर होता है, स्पेस आ रहा होता है बीच में, ये सारी टाइप्स होती हैं बॉर्डर की। सॉलिड का मतलब एक बिल्कुल प्लेन बॉर्डर। अच्छा अब हमारे पास आ रहा है ओपेसिटी और RGB है। RGB तक तो हमें पता था, अब ये कह रहा है RGB के बाद आपके पास A भी होता है। अल्फ़ा का मतलब, सॉरी A का मतलब है अल्फ़ा, A का मतलब है अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कलर को बताएंगे कितना लाइट या कितना डार्क होना चाहिए, सही है। यहाँ पे मैंने RGB वैल्यू, यहाँ पे मैंने हेक्सा यूज़ किया हुआ ना बॉर्डर के साथ, तो अच्छा इसके साथ भी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो बुक में बताया हुआ मैं इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में इसके साथ भी करेंगे। यहाँ इन्होंने बोला RGB के बाद आप क्या लिखें? A लिखें, मैंने A लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे चौथी वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। चौथी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू है, इसका जो मिनिमम रेंज है वो 0 है, मैक्सिमम 1 है। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 और 0 के दरमियान में कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 0.5 लिख दिया, 0.5 लिख दिया। अब ये क्या करेगा, इसका जो कलर का जो वो है ना ओपेसिटी, उसको कम कर देगा। 0.5 का मतलब इसने इसको आधा कर दिया। अगर मैं 1 कर दूंगा हाई है, 1 कर दूंगा तो हाई है, 0 कर दूंगा तो मुझे नज़र ही नहीं आएगा। ये 0 कर दूंगा तो मुझे 0 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी ओपेसिटी मैंने ख़त्म कर दी है। ये मुझे है तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस कलर को मैंने इतना लाइट कर दिया है कि ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर मैंने इसको 1 कर दिया है तो जो नॉर्मल हमें दिख रहा था ये वैसे ही दिखने वाला है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको 0 पॉइंट के दरमियान में कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने 7 लिखा तो ये थोड़ा सा इसको इसने लाइट कर दिया,
0.2 कर दूंगा तो ये इसको बहुत ज़्यादा लाइट कर देगा। सही भाई, आसान है ना। अल्फ़ा वैल्यू तो और भी ज़्यादा आसान है, RGB के साथ आप अल्फ़ा वैल्यू भी दे दें। यहाँ तक कोई मसला समझ में आ रहा है? CSS आसान है ना, HTML से तो आसान है, आसान है। अच्छा भाई, इसके बाद ये कहता है कि आप RGB के ज़रिए भी बता सकते हैं और ओपेसिटी के ज़रिए भी बता सकते हैं। यहाँ पे RGB जो A मैंने लिखा था ना एक्स्ट्रा, इसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं हटा रहा हूँ, लेकिन आपको पता है अप्लाई कैसे करना है ना, आपको पता है। अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ओपेसिटी की एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ। ओपेसिटी जो इसकी होगी 1 होगी, तो अभी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं 0 कर दूँ तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। 0.5 से लाइट हो गया, ये आधा जो इसका हमने किया था उसको लाइट कर दिया। सही है। अच्छा, ये वाला काम ओपेसिटी से भी हो रहा है और RGB A से भी हो रहा है। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस मेरे ख्याल से बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आपके MCQs क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है। ओपेसिटी जो है टेक्स्ट को भी लाइट कर दे रहा है, टेक्स्ट को भी लाइट कर रहा है, कलर को भी। ये बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा है। RGB सिर्फ कलर पे काम कर रहा है, RGB सिर्फ कलर को लाइट कर रहा है। सही है। ओपेसिटी क्या कर रहा है? टेक्स्ट के साथ खेल रहा है। सही है, यहां तक कोई मसला? अच्छा देखो, यहाँ पे इन्होंने 2 डब्बे बनाए हुए। ये डब्बा पता है कैसे बनता है? डिव से। बिल्कुल सही, ये इन्होंने डिव बनाया चकोर सा, इसको हाइट और विड्थ देके इन्होंने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, और इसके साथ भी यही काम हुआ, इसकी ओपेसिटी इन्होंने कम कर दी। ये समझ में आ रहा है? कोई ऐसे स्टूडेंट जिसको ये नहीं समझ में आ रहा हो? अच्छा, हमारे पास एक और चैनल होता है ह्यू का, ठीक है। एक और चैनल हमारे पास होता है जिसके थ्रू आप कलर को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। सही है। आप इसके अंदर 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। यहाँ पे आप 3 चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। ह्यू आपका कलर व्हील होता है, इसके अंदर आप डिग्री के अंदर वैल्यू बताएंगे। देखो ये बता भी रहा है, 0 से 360 के दरमियान आप डिग्री दे सकते हैं। 0 उसके लिए रेड है, और बाकी क्या क्या डिग्री है वो तो मैं यहाँ से देख ही लूँगा, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे आते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे बताया आप सैचुरेशन के ज़रिए बता सकते हैं कि कलर कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या कितना लाइट होना चाहिए। ये आप परसेंट के अंदर बताएंगे। 0 से लेकर परसेंट की मैक्सिमम रेंज क्या होती है? 100 होती है ना परसेंट की। तो यहाँ पे 0 से 100% के दरमियान आप इसको बता सकते हैं कलर कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे ये तो आसान है, आप यहाँ पे लाइटनेस बताएंगे, कलर कितना ब्राइट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी परसेंट के अंदर 0 से 100 तक के दरमियान आप बता सकते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, सही है। यहाँ पे मैंने HSL लिखा, H का मतलब ह्यू, S का मतलब सैचुरेशन, L का मतलब लाइटनेस। सही है। ह्यू के बारे में इन्होंने क्या बताया? आप 0 से 360 डिग्री तक के दरमियान कोई नंबर दे सकते हैं। मैंने बोला 0, कोई मसला नहीं है। सैचुरेशन के अंदर इन्होंने क्या बताया? आप क्या बताएंगे? कितना कलर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने बोला यार 100% कर दो, कोई मसला। कितना कलर, उसके अंदर लाइटनेस कितनी होगी, तो इसको मैंने बताया आप जो है 50% कर दो, आप जो है 50% कर दो। 0 मैंने बताया था किस कलर के लिए? अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा पिंकी टाइप का आ रहा है, सही है, पिंक पेंटा टाइप का। इसको अगर मैं लाइटनेस इसकी कर दूँ 0, तो ये ग्रे हो जाएगा। अगर मैं इसको कर दूँ 50 और इसको भी कर दूँ 50, तो ये थोड़ा सा और डार्क हो गया। खैर वो आप रेड बना के देख लेना, पता नहीं, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसके स्ट्रॉन्गनेस पे कम फ़र्क पड़ रहा है। अभी देखो, इसको मैंने 50 किया तो ये थोड़ा सा और लाइट हो गया। अगर मैंने इसको 100 किया तो ये थोड़ा सा डार्क था, ठीक है। अभी यहाँ पे
ये थोड़ा सा डार्क हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं कम ज़्यादा करूँगा तो मेरे लाइटनेस पे फ़र्क देगा, ठीक है। अच्छा ये जो 50 होता है ना, ये नॉर्मल होता है। अगर मैं 50 से कम करूँगा तो लाइटनेस इसकी कम होती रहेगी, 50 से बढ़ाऊँगा तो लाइटनेस इसकी बढ़ती रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, जस्ट आपने इसको समझ लेना है। अगर कॉम्बिनेशन बनाना है, सिंपल क्लिक करेंगे, इधर उधर से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हेक्सा भी है, RGB भी है और ये HSL भी है, ठीक है। यहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, रेड के लिए 100 और 50, यही तो लिखा था हमने। अच्छा ओपेसिटी दी हुई है मैंने, ठीक है ठीक है, ये ओपेसिटी की वजह से आ रहा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रेड के लिए इन्होंने ये कलर बताया हुआ, अगर मुझे यहाँ से कोई ग्रीन व्रीन चाहिए तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा ये 100 से बढ़ गया, हाँ भाई, हाँ ये तो डिग्री है ना, ये परसेंटेज नहीं है, ये डिग्री है। ये 360 तक जा सकता है और ये दोनों आपको हमेशा 100 के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये परसेंटेज है तो यहाँ पे आप 100 तक बता सकते हैं, यहाँ पे भी आप 100 तक बता सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला है? आसान है चीज़ें, नहीं चले क्या, जिसको आसान नहीं लग रहा वो तो फिर टेस्ट देने के बाद चले ही जाएंगे, है ना, जब तक बिठाते हैं। अच्छा यहाँ पे भी ये कह रहा है कि आप इसके साथ साथ अल्फ़ा की वैल्यू दे सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, अल्फ़ा की वैल्यू डिफाइन करता है उसकी कलर को कितना ज़्यादा डार्क करना है, कितना ज़्यादा कम करना है। ओपेसिटी उसके टेक्स्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। ओपेसिटी टेक्स्ट को लाइट या डार्क करता है, अल्फ़ा कलर को लाइट या डार्क करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने ये जो अल्फ़ा वाला काम है किसके साथ देखा, RGB के साथ देखा, HSL के साथ भी आप घर जाके देख लेना। सिंपल यहाँ आप A लगाएंगे कॉमा करके, अल्फ़ा की वैल्यू जो 0 और 1 के दरमियान आप दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हेक्सा के साथ, सही है। ये दो किसके लिए डिफाइन हुआ है, रेड के लिए, दूसरा वाला, तीसरा वाला ब्लू के लिए। इसके बाद अगर मैंने दो कुछ लिखा ना, मैंने लिखा FF, इसका क्या मतलब है, ओपेसिटी हाई है, ओपेसिटी हाई है, बॉर्डर है, बॉर्डर है, लेकिन उसकी ओपेसिटी क्या है, लो हो गई है। अगर मैं बिल्कुल ओपेसिटी को बढ़ाना चाहूँ तो FF, मैक्सिमम FF होता है ना, मिनिमम 0 0, इसके दरमियान मैं कुछ भी दे सकता हूँ। आ गया थोड़ा सा लाइट सा। यहाँ पे जो शुरू में 6 नंबर्स हैं ये कलर के लिए हैं। पहला वाला 2 रेड, ग्रीन, ब्लू, दूसरा वाला 2, इसके लास्ट में जो 2 है ये किसके लिए है, अल्फ़ा वैल्यू के लिए, सही है, ये अल्फ़ा वैल्यू के लिए। यहाँ तक कोई मसला है नहीं है। अच्छा इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है हेक्सा का, हेक्सा का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। अगर मुझे F00 मैंने लिखा तो ये सिर्फ और सिर्फ पहला वाला रेड के लिए हो गया है, दूसरा वाला हो गया है ग्रीन के लिए और ये तीसरा वाला हो गया है ब्लू के लिए। अगर मैं यहाँ से इसको F कर दूँ और इन दोनों को कर दूँ ब्लू ब्लू, सॉरी 0 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ब्लू, सही है। ये शॉर्ट हैंड है ना इसका। अगर आपने नॉर्मल तरीके से काम करना है तो आप 2 2 नंबर यूज़ करेंगे, आप चाहें तो 1 1 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने इसके बाद 0 लिखा, इसका क्या मतलब हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू है। अल्फ़ा की वैल्यू भी अभी मैंने शॉर्ट हैंड तरीके से दे दी। अल्फ़ा उस टाइम पे हम 2 2 यूज़ कर रहे थे सबके लिए, अभी हम 1 1 नंबर यूज़ कर रहे हैं। ये वाला नंबर है रेड के लिए, ये नंबर है, ये वाला नंबर अल्फ़ा वैल्यू के लिए, सही है। अभी मैंने इसको 0 कर दिया है तो लाजमी सी बात है ये नज़र नहीं आने वाला। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो हाई हो जाएगा, 1 करने से हाई हो जाएगा, F करने से हाई होगा। यहाँ पे आपने नोट करना है कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो हेक्सा के फॉर्म में जाना चाहिए। हेक्सा के लिए मैक्सिमम क्या है, सही है, सही है, कोई मसला है यहाँ तक, आसान है ना चीज़ें जी। इसके अंदर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे बाद में।
अच्छा भाई, आपका यहाँ पे दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे जस्ट मेरे पास एक हेडिंग है और यहाँ पे मेरे पास 3 पैराग्राफ है। यहाँ तक कोई मसला? ऊपर से सारा मैंने बंद कर दिया है और इसको भी मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर तो कुछ नहीं है, नहीं। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं मेरे पास, इनका कलर ग्रीन हो जाए, तीसरे वाले का ब्लैक ही रहे। तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले एक ग्रीन की क्लास बनाऊंगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ग्रीन नाम से बनाओ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए इस क्लास के बिहाफ पे मैंने काम क्या किया है। कलर ग्रीन, सही है। और इस ग्रीन की क्लास को उठाकर इन दोनों पे मैं अभी तो हो जाएगा ना, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का कलर हो चुका है ग्रीन, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस पहले वाले पे बॉर्डर आ जाए और किसी पे भी बॉर्डर ना आए, तो मैं क्या करूँ? इस पे बॉर्डर लगा दूँ, दोनों पे आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मुझे क्या करने की ज़रूरत है? आईडी के ज़रिए या क्लास के ज़रिए भी कर सकते हैं, दूसरी क्लास दे देंगे। डॉट बॉर्डर कैसे देते हैं भाई? बॉर्डर का विड्थ हमने बताया, बॉर्डर का हम स्टाइल बताते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर से कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अब आप रेड कर दें, इसको ब्लू कर दें, चलो खैर रेड रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने क्लास तो स्टाइल तो कर दिया है, ये क्लास मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं चाहता हूँ पहले वाले पे आ जाए, तो यहाँ पे मैं डॉट बॉर्डर लगाऊँ, बस स्पेस। अगर मैं स्पेस ही ना दूँ, स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि ये इसको एक ही क्लास समझेगा, ये इसको एक ही क्लास समझेगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला काम इसके साथ करवा दिया। यहाँ तक कोई मसला है? नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू कर दूँ इस जगह पे जहाँ पे ये दोनों क्लासें मौजूद हैं, या वहाँ पे बॉर्डर और बीजी की क्लास मौजूद है, वहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँगा ब्लू। फॉर एग्जांपल इस बीजी की क्लास मैंने इसको भी लगा दी और यहाँ पे मैंने बीजी की क्लास इसको भी लगा दी। अभी दोनों को मैंने अप्लाई करवा दिया बीजी की क्लास, और यहाँ पे मैं डॉट बीजी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। ब्लू कैसे होता है? 0F0 00F 00F है ना, और उसके बाद 0, सही है। 1 F कर दूँ? अच्छा, ये आखिरी वाला F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फ़ा को, बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर किस पे आना चाहिए? डॉट बीजी क्लास मैंने इन दोनों पे अप्लाई कर दिया ना, दोनों पे आ जाएगा, दोनों पे आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ बैकग्राउंड कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जहाँ पे बीजी की क्लास भी हो और जहाँ पे बॉर्डर की क्लास भी हो, जहाँ पे बीजी की क्लास भी हो और जहाँ पे बॉर्डर की क्लास भी हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? डॉट बीजी विदाउट स्पेस दिए, डॉट बॉर्डर विदाउट स्पेस दिए। अभी देखो इस पे ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आकर मैं इस बॉर्डर को रिमूव करूँ तो यहाँ से भी ये वाला काम हट जाएगा। अगर मैं बॉर्डर की जगह इस बीजी को भी रिमूव करूँ तो यहाँ से भी ये वाला काम हट जाएगा, सही है। अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है, ये क्लास वहीं पे अप्लाई करनी है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हों, जहाँ पे ये
दोनों चीज़ें हो। अच्छा, अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, स्पेस दे दूंगा तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, वो चीज़ हमने पढ़ लिया। स्पेस देने का मतलब होता है डायरेक्ट चाइल्ड नहीं भी है तब भी अप्लाई कर दो, ये था चाइल्ड के लिए। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली है ना, ये बुक के अंदर नहीं था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और बुक के अंदर जितनी आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो तो आप घर जाके आज रिविजन करेंगे ही, ठीक। अगर मैं इस इप्सम का कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका कलर मैंने ऑलरेडी ग्रीन किया हुआ है। अब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हमने स्पेन पढ़ा है, स्पेन इनलाइन होता है या ब्लॉक होता है? इनलाइन होता है। अगर मैं इस इप्सम को बंद कर दूं स्पेन पे, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैंने दिया स्पेन कंट्रोल बी, अभी कोई फ़र्क पड़ेगा उसको? अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बैकग्राउंड हटा देता हूँ ताकि ये बार बार मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। सही है, अभी मैंने इसको स्पेन के अंदर बंद कर दिया और यहाँ पे मुझे कोई भी फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि स्पेन क्या है? इनलाइन है। अगर मैं डिप लगाता तो फ़र्क पड़ जाता, डिप लगाता तो फ़र्क पड़ जाता। अच्छा, अभी मैं चाहता हूँ इस इप्सम का कलर चेंज हो जाए। अब बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, मैं इसको इनलाइन भी दे सकता हूँ, इनलाइन दे सकता हूँ ना, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वे पे काम करेंगे। क्लास इसके ऊपर मैंने इसको क्या कर दें, ब्लू कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं, इसको मैंने ब्लू कर दिया। या इसके ऊपर मैं आईडी भी दे सकता हूँ, आईडी भी दे सकता हूँ। आईडी कैसे देते हैं? आईडी के लिए मैंने ब्लू करके आईडी मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से मैं लिख दूंगा डॉट डॉट हैश ब्लू कलर। कैसे बनता है भाई ब्लू? हैश रेड के लिए 0, इसका कलर हो गया ब्लू, चेंज हो गया। इसी तरह से आप काम कर सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, चीज़ें आपको आती हैं। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप CSS के साथ काम नहीं कर सकते। आपको इस तरह से सोचना होगा कहाँ पे मैं क्या काम किस तरह से कर सकता हूँ। चीज़ें तो हमें आती हैं ना, स्पेन तो हमने पहले से पढ़ा हुआ था, कलर तो चेंज करना हमें आता ही था, लेकिन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा CSS यूज़ करते हुए। सही भाई, यहाँ तक कोई मसला है? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, एक एलिमेंट पे आप क्लास आईडी दोनों दे दें। क्लास हाँ, इसको सिर्फ वो एंकर टैग में बंद कर देंगे उठा के, सिर्फ इप्सम को उठा के एंकर टैग को बंद कर देंगे। सिर्फ अगर मैं इतने हिस्से को बनाना चाह रहा हूँ, अगर मैं पूरी लाइन को लिंक की तरह बिहेव करवाना चाहता हूँ तो मैं पूरे लाइन को उठा के बंद करूँगा। सिर्फ मुझे इस स्पेशल ये एमिट का जो टेक्स्ट है इसको उठाकर बंद करना है एंकर टैग के अंदर, तो सिर्फ ये वाला टेक्स्ट बिहेव करेगा लिंक की तरह। सही भाई, और कोई मसला? एक अल्फ़ाबेट को 2 कलर कैसे दे सकते हैं? 2 कलर क्यों दूंगा भाई मैं? अगर मैं उसको ग्रीन दे रहा हूँ, अगर बाद में मैंने रेड दे दिया तो लाजमी सी बात है प्रायोरिटी वाली बात आ जाएगी कि कौन सा अप्लाई होना चाहिए। प्रायोरिटी को तो काफ़ी डिटेल में हमने देख लिया ना। सर ये ऐसे बोलो जैसे एल जो है ग्रीन है और ओ जो है वो ब्लू है। एल जो है जैसे एल जो है ग्रीन है और ओ जो है बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करूँगा? अभी इस टेक्स्ट को मैंने स्पेन के अंदर बंद किया, अलग अलग सबको बंद करूँगा स्पेन में? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आपने गूगल के अंदर देखा होगा, मेरे ख्याल से गूगल का अलग अलग टेक्स्ट का कलर होता है। ये रहा, यहाँ पे अलग अलग इन्होंने, ये तो खैर मेरे ख्याल से इमेज है, आप नॉर्मल HTML से भी ये बना सकते हैं। फॉन्ट फैमिली चेंज करके इन सबको अलग अलग स्पेन में बंद करने के बाद इसका ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड, इस तरह से ये वाला काम हो जाएगा। सही भाई, और कोई सवाल? हाँ भाई, वो ग्रेडियंट से होता है, वो एडवांस टॉपिक है, देखेंगे बाद में। आप लोगों का जो असाइनमेंट था पीरियोडिक टेबल का, यहाँ पे मैंने लिखा पीरियोडिक टेबल, ये असाइनमेंट था। अब ये इसके अंदर टेक्स्ट का कलर भी चेंज है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज है, ये आप लोग अपडेट कर लें इसको, असाइनमेंट को, ठीक है। अब आप टेक्स्ट का कलर भी डालेंगे उसके अंदर और बैकग्राउंड कलर भी होना चाहिए सब। यहाँ पे ये वाला स्पेस नहीं, ये आना चाहिए,
ये आपने देखना है, ये आना चाहिए ज़रूरी, ये स्पेस और ये स्पेस, यही तो इसका थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, बाकी सब तो आसान है। रूट फाइल का, अच्छा आपने करना क्या है, आपके पास रेपोजिटरी बनी हुई है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पीरियोडिक टेबल, अच्छा भाई ये मेरे पास रेपोजिटरी बनी हुई है पीरियोडिक टेबल के नाम से, रेपोजिटरी बनी हुई है पीरियोडिक टेबल के नाम से। इस रेपोजिटरी के अंदर डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है, इस रेपोजिटरी के अंदर डायरेक्ट ये फाइल है, सही है। आपने क्या गलती किया है, इस रेपोजिटरी के अंदर एक नया फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर के अंदर हो सकता है आपकी ये फाइल हो, ऐसा होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। इस रेपोजिटरी के अंदर डायरेक्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल होनी चाहिए, सही है। हाँ भाई, कहाँ से? वो तो आप गिटहब डेस्कटॉप देखेंगे, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है चीज़ें आप किस तरह से पुश करेंगे, सही है भाई। फिर इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।